नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। और जो हमने अभी यूनिट 5 पेपर 3 पार्ट ए, जो आपका पेपर 3 पार्ट ए है, उसकी यूनिट 5 स्टार्ट की थी। इसका आज छठवां लेक्चर है ना। इससे पहले हमने पांचवा लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने बहुलक खत्म किया था, है ना। तो ये हमारा, यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो तीसरा टॉपिक है डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक एवं अनुमानात्मक। ठीक है। तो इसका ये पार्ट ए है, एक और पार्ट रहेगा पार्ट बी। ठीक है। जिसके माध्यम से ये हमारा खत्म हो जाएगा और इसके बाद केवल आपके 3 टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, जिसमें प्रतिचयन की विधियां, डेटा प्रस्तुतिकरण की तकनीक, टेबल चार्ट और ग्राफ, और आपका प्रायिकता की बुनियादी अवधारणा। ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक मिला के अपना जो टोटल कोर्स है वो मैं कोशिश करूंगा 10 तारीख से पहले खत्म करने की, है ना। 10 तारीख से पहले हम इस कोर्स को खत्म कर लेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो यूनिट 2 है वो, उसको भी मैं 10 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डेटा विश्लेषण, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा विश्लेषण क्या होता है ना। तो देखो, डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की प्रक्रिया को डेटा विश्लेषण कहते हैं। डेटा विश्लेषण में कई तरह के चरण शामिल होते हैं, जैसे कि डाटा सेट को स्थापित करना, प्रोसेसिंग के लिए डाटा को तैयार करना, मॉडलों को लागू करना। ठीक है। इसके अलावा प्रमुख निष्कर्षों की पहचान करना और रिपोर्ट बनाना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो डेटा विश्लेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब व्यावहारिक रूप से यदि हम बात करें तो व्यावहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर डेटा विश्लेषण को 2 प्रकार होते हैं ना, या 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका विवरणात्मक और एक होता है आपका अनुमानात्मक में। ठीक है ना। विवरणात्मक को वर्णनात्मक भी कहते हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। डेटा विश्लेषण को हम 2 प्रकार से बांट के करेंगे और इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो विवरणात्मक सांख्यिकी क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। इस प्रकार की सांख्यिकी के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण पूर्ण आंकड़ों के आधार पर प्रतिदर्श अथवा जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। मतलब कि संपूर्ण आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। इसे विवरणात्मक या वर्णनात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत निरीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिदर्श का वर्णन करने, संगठित करने तथा संक्षिप्त करने का कार्य निहित होता है, जिसके कारण उसे अच्छे प्रकारों से समझने में सरलता होती है। ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, विवरणात्मक, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, संपूर्ण आंकड़ों का क्या करते हैं, प्रतिदर्श अथवा जनसंख्या विशेषताओं का वर्णन होता है। ठीक है ना। जैसे आपका जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है। इसके अंतर्गत जो वर्णनात्मक सांख्यिकी होती है, इसके अंतर्गत आपका होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और विचलन की माप। ठीक है। वर्णनात्मक, जो विवरणात्मक या फिर वर्णनात्मक सांख्यिकी जो है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और एक होता है विचलन की माप। ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इससे ठीक पहले वाले लेक्चरों में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हम केवल थोड़ा सा ऊपर ऊपर उनके बारे में पढ़ के निकल लेंगे। यदि आपको डिटेल में देखना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, तो आप इसके पहले के ठीक 3-4 लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली हमें यहाँ पे विचलन की माप को पढ़ना है। ठीक है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया जो आपका वर्णनात्मक या विवरणात्मक सांख्यिकी जो है उसको 2 प्रकार से बांटा। एक हो गया आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और एक हो गया आपका विचलन की माप। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिनको हम पढ़ चुके हैं। प्रसार, चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन जो है वो आपके विचलन की माप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो भाई केंद्रीय प्रवृत्ति उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य औसत मान से होता है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का उद्देश्य एक
संक्षिप्त अंक को उपलब्ध कराना है, ठीक है, जो कि निरीक्षण द्वारा प्राप्त संपूर्ण विवरण की केंद्रीय स्थिति को वर्णित करे, ठीक है ना। आंकड़ों की केंद्रीय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती हैं वो तीन होती हैं, एक होती है माध्य, एक होती है माध्यक, एक होती है बहुलक, ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है ना। समझ गए आप बात को, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो आपके जो डाटा दिया गया है उसका प्रतिनिधित्व कर, उसके औसत मान, एवरेज वैल्यू को बताती है ना। जैसे हम बात करें कि 1 2 3 4 5 है ना, अब इसका माध्य निकालना हो या माध्यिका निकालना हो, तो माध्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई करेंगे ना, इन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे, तो वो जो निकलेगा एक एवरेज निकलेगा, ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या करती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एवरेज को डिनोट करती है, एवरेज को समझाती है ना, एवरेज को बताती है, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य और इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला होता है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। देखो माध्य की बात करें हम, तो माध्य क्या होता है, माध्य हमने अच्छे से बहुत डिटेल में इससे संबंधित क्वेश्चन सब कुछ हमने किया हुआ है ना, इसके पहले वाले वीडियोस में। तो हम केवल यहाँ पे परिभाषा और इसकी विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो किसी समंक माला के समस्त पदों के मूल्यों का योग में उनकी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होता है, आपका माध्य निकलता है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि 1 2 3 4, अब इन सब का योग और इनकी संख्या, मतलब कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10/4, 10/4 जो होगा वो आपका क्या होगा, माध्य होगा, ठीक है। गणितीय सांख्यिकी में माध्य या समांतर माध्य संकलित आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की एक गणितीय माप है, इसे प्रायः औसत या फिर माध्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये अब एवरेज ही निकाला, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सभी आंकड़ों को जोड़कर और कुल आंकड़ों से भाग देकर निकालते हैं, वही तो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो गुण क्या होंगे इसके, तो इसकी गणना करना सरल है, यदि सभी पद, यह सभी पदों पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, अभी जैसे अपन अपन विचलन देखेंगे ना, तो विचलन में ऐसा रहेगा कि उच्च सीमा और मतलब उच्च पद और निम्न पद के बीच का अंतर अपॉन 2 करके निकालेंगे अपन, है ना। यहाँ पे सारे पद शामिल रहेंगे, मतलब देख रहे हैं आप 1 2 3 सबको हमें शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। अन्य सांख्यिकीय विश्लेषण में भी इसका प्रयोग होता है। यह माध्य निश्चित और सदा एक ही होता है, इसकी शुद्धता की जांच संभव है, इसके मान में स्थिरता रहती है, इसकी परिभाषा निश्चित और स्पष्ट है और इसे ज्ञात करने के लिए दी हुई सामग्री को क्रमबद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभी अपन माध्यिका और माध्य वगैरह अपन निकालते हैं ना, जैसे अपन ने बहुलक, माध्य, माध्यिका और विचलन वगैरह निकालेंगे, तो वहां पे अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये माध्य है। फिर माध्यक क्या होता है आपका, माध्यक यानी कि मीडियन। माध्यक क्या होता है, किसी समंक श्रेणी के पदों को उनके मूल्य के अनुसार अवरोही या अवरोही या आरोही क्रम में रखने के पर बीच के पद के मान को उसकी क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि ये डाटा दिया गया 1 2 3, ये मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन अपन पहले इसको कर चुके हैं, है ना। ये आप डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक को, ठीक है। तो ये देखो, अब ये अवरोही क्रम में रखे हुए हैं कि आरोही क्रम में रखे हुए हैं, ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में रखे हुए हैं ये, ठीक है। तो बीच वाला टर्म जो होगा n+1/2, वो क्या होगा, माध्य। तो 5 + 1 6, 6/2 यानी 3, ये जो आपको बीच वाला टर्म दिख रहा है तीसरा वाला, ये इसका क्या होगा, माध्यक होगा, माध्यिका होगा, ठीक है। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है। ऐसा पद मूल्य है जो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट देता है। अब देखो ये श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो पद इसके बाद यहाँ है, दो पद इसके बाद यहाँ है। एक तरफ सभी चर के कम मूल्यों तथा दूसरी चर सभी चर के अधिक मूल्य होते हैं, देख रहे हैं। तो देखो ये वाले जो है, ये एक दो ये कम मूल्य वाले हैं और ये जो है ये अधिक मूल्य वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, बीच में बांट देगा दो चीजों को, है ना। अब इसके बारे में ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए जो अपन ने किया वो हम पढ़ चुके बहुत डिटेल में, है ना, तो आप वहां से देख लो।
इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी परिभाषा निश्चित स्पष्ट है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, यह गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। माध्यिका ज्ञात करना सरल व सुविधाजनक है। कभी यह निरीक्षण मात्र से ज्ञात हो जाता है ना। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 1 2 3 4 5, अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो अपने को यहाँ दिख रहा है कि भैया 11 क्या कहलाते हैं, यहाँ पे 5 आंकड़े दिए गए हैं। हमें माध्यक निकालना है तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है कि जो बीच वाला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो हमने ये बीच वाले पद को निकाल दिया, समझ रहे। तो निरीक्षण मात्र से भी कभी ज्ञात हो जाता है। फिर इसकी गणना सरल होती है तथा सीमांत पदों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपूर्ण आंकड़े होने पर भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसे लेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गए, माध्यिका या माध्यक की विशेषताएं होंगी। फिर बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब है किसी भी आंकड़ों में जो सर्वाधिक संख्या है उसको हम बहुलक बोलेंगे, उसको जेड से निरूपित करेंगे। जैसे मान लो 1 2 3 2 5 3 3 4 6 ये दिया गया। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बार क्या आया, 1 2 3, ये 3 बार है। 3 कितनी बार है? 3 बार। इसको एक बार और लिख लो, 2 बार। 2 4 बार आ गया भैया। 2 जब 4 बार आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बहुलक की विशेषताएं, यह लोकप्रिय माध्य है, यह सरल माध्य है, यह विवरण में सर्वाधिक संभावित मूल्य होता है, यह श्रेणी के एक महत्वपूर्ण भाग का वास्तविक मूल्य होता है, यह श्रेणी के विचलनों से प्रभावित नहीं होता है, इस पर श्रेणी के चरम मूल्य का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये सारी इसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है ना। फिर अगला आपका है कि बहुलक की विशेषताएं लिखिए। बहुलक की विशेषताएं यानी कि देखो यह लोकप्रिय माध्य है, ठीक है। ये सॉरी विशेषता नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की उपयोगिता एवं महत्व लिखो। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की उपयोगिता मतलब महत्व, यानी कि ये आपका पूरा तीनों चीजों का है ना। अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों को परिभाषित करने में हमने दोनों प्रकार से पढ़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं और वर्गीकृत के लिए कैसे निकालते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक को परिभाषित तथा ज्ञात करने में, इसके अलावा यथा प्राप्त आंकड़ों की माध्यक तथा बहुलक के परिकलन में, आंकड़ों के निश्चित गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, गणना में वास्तविकता लाने में, बारंबारता सारणी के सुव्यवस्थित आंकड़ों से कोई निश्चित सूचना प्राप्त करने में, है ना, नीति नियोजन संबंधी आंकड़ों का अध्ययन या लक्ष्य तय करने में। तो ये सारी चीजें इसके क्या है, महत्व है। ये आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के महत्व लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, पहला वाला टॉपिक था। मतलब कि ये जो विवरणात्मक सांख्यिकी है ना, इसको हमने दो भागों में बांटा था। एक था आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और एक था विचलन की माप। तो ये हमने पहले एक्चुअली क्या है, डिटेल में पढ़ लिया। तो इसका छोटे से रूप में हमने यहाँ पे केवल क्या किया है, इंट्रो लिया है, ताकि वो टॉपिक एक लिंक बनी रहे, ठीक है। अब मेन टॉपिक हमारा विचलन की माप है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई विचलन की माप क्या होती है। विचलन की माप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं विचलन की माप की। विचलन की माप क्या होती है ना, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो, किसी श्रेणी की मध्य स्थिति अथवा केंद्रीय स्थिति का ज्ञान मध्यमान, माध्यांक यानी कि मीडियन और बहुलक द्वारा संभव होता है, ठीक है ना। मतलब हमें किसी भी चीज की यदि केंद्रीय स्थिति लगानी है, केंद्रीय स्थिति क्या करनी है, पता करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक का यूज करेंगे। अर्थात किसी श्रेणी का सांख्यिकी माध्य उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, किंतु उस श्रेणी की रचना का सही एवं पूर्ण जानकारी नहीं दे पाता है, ठीक है। प्रदत्त प्रदत्त मतलब उन श्रेणी के प्राप्तांकों का फैलाव किस प्रकार है, यह हमें, प्राप्त अंकों का फैलाव, ये वर्ड अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं, फैलाव से क्या है, ठीक है। ये हमें विचलन के माप द्वारा क्या होता है, संभव होता है, ठीक है। तो
इसलिए हम मतलब विचलन की माप को पढ़ते हैं। मतलब कि जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अभी हमने पढ़ी थी, ये केवल क्या बताता है, मध्य स्थिति को बताता है ना, उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन पूर्ण जानकारी हमें नहीं दे पा रहा है उसकी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विचलन की मापों को पढ़ना पड़ेगा भाई। अब विचलन की माप की जैसे परिभाषा देख लो, विचलन क्या है, जैसे कि गैरेट के अनुसार, गैरेट महोदय बोलते हैं कि विचलन अलग अलग घटनाओं का उनके केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर बिखराव या फैलाव है, ठीक है। मतलब जो घटनाएं हो, मतलब जो आंकड़े हैं उनका उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की चारों ओर बिखराव या फैलाव जो होगा उसको क्या बोलेंगे, अपन विचलन बोलेंगे, ठीक है। लिंड क्यूट के अनुसार क्या है, ये बोलते हैं कि भैया वह सीमा जिसके अंतर्गत प्राप्तांक मध्यमान से नीचे अथवा ऊपर फैले, है ना, अथवा बिखरे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, ठीक है। अब विचलन का सांख्यिकी में दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम के अनुसार कि विचलन के अंकों को परस्पर विचलनशीलता, और दूसरा होता है आंकड़ों के अंकों का उनके माध्य से वितरण या अध्ययन, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार से अपन इसका अध्ययन करते हैं। अब इसी दो प्रकार के आधार पर हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने विचलन की परिभाषा देखी, ये रटने वाली चीज है। अब इस परिभाषा की जो फैलाव, मतलब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, कि विचलन अलग अलग घटनाओं का उनके केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर बिखराव या फैलाव होता है, ये सारी चीज हम 1 मिनट में आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा देख लें। अब विचलन जो है उसका हम दो प्रकार से अध्ययन कहते हैं। प्रथम में क्या होगा कि उसमें विचलनशीलता के आधार पर देखेंगे, और दूसरा बोलेंगे माध्य के आधार पर। अब इसी आधार पर विचलन की माप को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ठीक है, भाग हम देखेंगे, पहले हम एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। देखो, चलो देखो विचलन को हम समझते हैं। जैसे हमने बोला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, और 60 to 70, ठीक है। ये आपके वर्ग दिए गए, ठीक है। फिर अब वर्ग ए के लिए अब जो अलग अलग वो है आपकी बारंबारता है, जो है बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। ये अलग अलग बारंबारताएं यहाँ पे दी गई। जैसे 0 से 10 के लिए यहाँ पे अपना 10 दिया गया है, यहाँ आपको 10 दिया गया, यहाँ आपको 4 दिया गया, यहाँ आपको 20 दिया गया, यहाँ 5 दिया गया, और यहाँ पे 0 दिया गया, ठीक है। फिर मान लो आपको दिया गया है 12, 16, 24, 16, 12 और 10। यहाँ पे आपको दिया गया है 10, 10, 12, 28, 23, 12 और यहाँ आपको 4, 6, 22, 37, 19, 9 और 3। यहाँ आपको दिया गया है 20, 16, 12, 4, 12, 16 और 30, ठीक है। अब मतलब ये है, चलो इनको अपन ना लिखो, इतने ही से समझ लो कि अब ये अलग अलग ग्रुप है। अच्छा, इन सब का यदि हम माध्य निकालें, तो मैं बोलता हूं कि इन सभी का ए बी और सी, ए बी सी डी, इन सभी का जो माध्य है, ठीक है, जो मध्यमान वैल्यू है वो आपकी 35 है, मैं आपसे बोलता हूँ, चलो ठीक है। तो 35 जो है ये आपने, इसने केंद्रीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब माध्य ने क्या कर दिया, केंद्रीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया इन सब का जो माध्य है वो 35 है। ये मतलब इनमें एक क्या बता दी, इनने समानता बता दी। लेकिन क्या इनका जो फैलाव है, मतलब आंकड़े किस ओर मूव कर रहे हैं, ये सभी में सेम है क्या, नहीं। देखो अब आप यहाँ से देखो, ठीक है। अब इन सभी का अंक 100 है, इनका यदि आप सम करेंगे ना तो 100 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इनका फैलाव देखो, जैसे ये 10 है, ये 2 है, ये 16 है ना, और ये 24 है। मतलब इसका जो फैलाव है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे केंद्रित हो रहा है, दो दो बढ़ बढ़ के, और यहाँ से फिर से ये क्या हो रहा है,
मतलब यहाँ से फिर इस साइड की ओर जा रहा है, 10 2 12, तो है ना। तो इसका जो फैलाव है, इसका जो विचलन अपने को दिख रहा है, ये 24 है। आपको याद होगा कि जब हम वो निकालते थे ना, हम्म, प्रत्यक्ष विधि, सॉरी अप्रत्यक्ष विधि से, मतलब अप्रत्यक्ष नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड से अपन वो निकालते थे, माध्य माध्य निकालते थे। तो हम क्या करते थे, एक बीच वाले उसको क्या मान लेते थे, विचलन मान लेते। जो विचलन विधि होती थी उसमें ए मान लेते थे उसको, याद होगा आपको, है ना। तो इससे इन सबको घटाते थे, फिर यहाँ से घटाते थे, याद होगा, है ना। तो ये देखो, ये इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति में तो बता दिया कि भाई सबका जो मीन है वो 35 है, लेकिन इसका जो प्रसार है, आंकड़े कैसे मूव कर रहे हैं, तो ये अंदर की ओर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये इनमें कोई समानता नहीं दिख रही है आपको, है ना। इनका फैलाव अलग अलग है। यहाँ आप देखो 4 6 22 37, ये भी अलग अलग है। 20 16 12, अब ये यहाँ से, मतलब ये यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, इनका 12 बाहर की ओर फैला हो रहा है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो आपका विचलन होता है ना, विचलन को डिसाइड नहीं किया जा सकता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर। तो उनको डिसाइड करने के लिए उनकी माप अलग से की जाती है। उसको हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो होता है आपका विचलनशीलता के आधार पर, और एक होता है माध्य वितरण के आधार पर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विचलन क्या होता है ना, फैलाव क्या है, प्रसार क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक। अब उन दो आधारों पर, मतलब विचलनशीलता के आधार पर और आपके माध्य के आधार पर, ये जो विचलन की माप होती है उसको मापने की दो रीतियां होती है। एक होती है आपकी परिसीमन विधि, परिसीमन रीति, और एक होती है आपकी विचलन माध्य रीति। परिसीमन रीति के अंतर्गत विस्तार और चतुर्थांश विचलन पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत मध्यमान विचलन, मानक विचलन और विचलन गुणांकों को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारी रीति है, ये हम कल के पार्ट बी में पढ़ेंगे, तो ये हम आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रसार से। आपको समझ में आ गया ना विचलन, चलो प्रसार देखते हैं अब, ठीक। प्रसार की बात करते हैं। प्रसार विचलन को मापने का मापन करने की सबसे सरल विधि है, ठीक है, यह सबसे सिंपलेस्ट विधि है। यदि किसी आंकिक श्रृंखला के अंक परस्पर विचलन करते हो, मतलब विचलन मतलब बदल रहे हो, ठीक है, तो इसे विचलन प्रसार विस्तार के द्वारा क्या किया जाता है, नापा जाता है। प्रसार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, इस सूत्र को बोलते हैं उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ठीक है। चलो एक अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इस श्रेणी का उच्चतम अंक क्या है, बताओ। उच्चतम अंक है आपका 27, और न्यूनतम अंक क्या है, 10। तो इसका जो रेंज होगी, या इसका जो प्रसार होगा, ये क्या होगा आपका उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ठीक है। उच्चतम यानी 27 माइनस 10, कितना हो गया आपका 17। 17 जो होगा वो इसका रेंज होगी, ठीक है ना। ये ऐसे अपन ज्ञात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना रेंज से, ये आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं, है ना। 2 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि रेंज की परिभाषा लिखो, रेंज के गुण लिखो, रेंज की विशेषताएं लिखो, उपयोगिताएं, सीमाएं, है ना। और इसके आधार पर, या फिर आप प्रसार को परिभाषित कीजिए, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, इस प्रकार से वो दे सकता है, इनका रेंज ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अब प्रसार की विशेषताएं क्या है, तो पहली विशेषता है प्रसार विचलन मापों का सबसे सामान्य व सरलतम माप है, ठीक है। यह एक ऐसी संख्या प्रदान करता है जिसे अधिक विचलन समग्र के अंकों में नहीं पाया जा सकता। प्रसार विचलन का क्या होता है, एक निरपेक्ष मान होता है, और इसका सापेक्ष मान जो है वो विचलन गुणांक होता है, जिसको हम यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। कि सापेक्ष मान क्या होगी, विचलन गुणांक। ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है, देखा होगा आपने, बहुत इजीली अपन ने इसमें कर दिए। यह केवल दो प्राप्तांकों, सबसे बड़े और सबसे छोटों पर आधारित है। समजातीय और विषम जातीय समूह की सरलता से जानकारी की जा सकती है। उपयोगिता क्या है इसकी,
तो प्रसार का उपयोग केवल तब ही करना चाहिए जब अंक बहुत ही क्या हो, फैले हुए हैं। जब कुल फैलाव में अति के अंकों का ज्ञान वंचित हो। इसके अलावा यदि यह एक अत्यंत साधारण माप, मतलब यह एक अत्यंत साधारण माप है और जहां समय की कमी होती है, जब अपने पास टाइम कम हो तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सीमाएं क्या है? प्रसार केवल आंकिक श्रृंखला परिसीमन वाले अंकों को महत्व देता है। प्रसार परिसीमा के बीच के अंकों के फैलाव या जमाव को स्पष्ट करने में सहायक। अभी हमने देखा जैसे ये डाटा दिया गया, इसको इन डाटा से मतलब नहीं है, इसको केवल इससे और इससे मतलब है। तो बीच के अंकों के बारे में तो यही बता ही नहीं रहा ना, तो इसको अपन विश्वसनीय नहीं मान सकते है ना। इसकी विश्वसनीय सबसे कम हो सकती है, क्योंकि भाई तुमने लास्ट वाला लिया और पहला वाला लिया, मतलब उच्चतम लिया और न्यूनतम, है ना, तो इसकी विश्वसनीयता कम है। ठीक है ना, तो ये आपका रेंज है। फिर रेंज में एक होता है आपका प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक क्या होता है कि सांख्यिकी में निरपेक्ष मान का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण इसकी जो सापेक्ष माप है उसका प्रयोग किया जाता है। तो विस्तार एक निरपेक्ष मान है, मैंने आपको बताया था। इसका जो सापेक्ष मान है वो प्रसार गुणांक होता है। प्रसार गुणांक कैसे निकालते हैं कि उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक बटे उच्चतम अंक प्लस न्यूनतम अंक निकालेंगे तो आपका प्रसार गुणांक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रसार था। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये। ठीक है, तो प्रसार के बारे में आपने समझा। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे और, है ना। देखो, चतुर्थांश या फिर चतुर्थांश का किसी आंकड़े या समूह को आरोही क्रम में व्यवस्थित हो। ठीक है, आंकड़े कैसे हो? जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो, को चार बराबर भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, मतलब चतुर्थांश क्या करता है भाई, किसी भी आंकड़ों को जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है उनको चार बराबर भागों में बांट देगा। किसी आंकड़ा श्रेणी के लिए चतुर्थांक होते हैं, है ना। मतलब चार चतुर्थांक, वो तीन होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम क्रमशः Q1, Q2 और Q3 कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी श्रेणी के लिए तीन चतुर्थांश होते हैं। अब देखो, कोई भी जैसे चीज है उसको हमें चार भागों में बांटना है तो हमें 3 पॉइंट चाहिए पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये जो होते हैं ये Q1, Q2, Q3 होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश दो बराबर भागों में बांटता है इसलिए इसे माध्यिका भी कहा जाता है। मतलब जो आपका Q2 है इसको हम माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश जो है वो 25% होता है। मतलब प्रथम चतुर्थांश के बिलो में 25% होगा, अबव में क्या होगा, 50% डाटा होगा। अब समझो इसको कैसे, देखो, मतलब चलो एक काम करो, इसका एक एग्जांपल ही ले लो। चलो देखो, जैसे मान लो ये क्या है, विषम है ना, n विषम है। अब यदि हम बात करें चतुर्थांश की, ठीक है, तो इसको यदि 50-50 करें, ठीक है, तो 50-50 कैसे करेंगे, इन सब की संख्या का भाग देखिए, जैसे कि n+1/2 होता है ना, n+1/2 माध्य जो होता है, तो n+1 जी कितने हैं टोटल, 11 है, तो 11+1/2 यानी कि 11 और 1 12/2 यानी कि 6, छठवां पद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका हो जाएगा Q2। ठीक है, अब Q2 के इस साइड वाले जो टर्म होंगे और इस साइड वाले टर्म होंगे, इनका जो मीन होगा वो आपका Q1 और Q3 होगा। अब इनका मीन निकालो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं ये, 5 है, तो 5+1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो तीसरा टर्म 1, 2, 3 ये आपका हो गया Q1। ऐसे ही यहाँ पे भी 6/2 यानी तीसरा टर्म ये हो गया आपका Q3। अब देखो यहाँ पे टोटल 11 थे, अब Q1 के बिलो में 25% डाटा रहेगा और Q1 के अबव में 75% डाटा रहेगा। देखो इधर पे क्या लिखा है, बिलो में 25% और यहाँ पे 75%। अब Q2 जो होगा इसके बिलो में 50% डाटा रहेगा और इसके अबव में भी 50% डाटा रहेगा। ऐसे ही
ये जो आपका तृतीयक है इसके बिलो में 75% और एबव में 25%। देखो इसके बगल में ये जो डाटा है ये आपका टोटल 75 है और ये कितना है 25% है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब जैसे बात करें सम है, अब मान लो सम है तो चतुर्थांश कैसे निकालेंगे? तो सम में क्या करेंगे, जो बीच वाले दो टर्म है इनका माध्य निकालेंगे, 20+21/2। तो ये कितना हो गया आपका 41/2। तो ये कितना हो जाएगा, दो 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 दूनी 4, 0, 20.5। 20.5 जो होगा वो आपका होगा Q2। ठीक है, फिर इसके जो बिलो वाले हैं उनके बीच का जो होगा, उनके जो दो टर्म है उनके बीच का है ना, 12 और 14 को प्लस करके क्या 2 से डिवाइड दोगे तो आएगा आपका Q1। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दोगे आएगा Q3। ठीक है, तो ऐसे इनको अपन क्या कराते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, तो आपको चतुर्थांश समझ में आया होगा कि किसी भी श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। ठीक, आ गई बात समझ में? चलो अब हम चतुर्थांश विचलन के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थांश विचलन कैसे निकालते हैं? तो किसी भी आंकिक श्रृंखला या डाटा के तृतीय और प्रथम चतुर्थांशों के अंतर का आधा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश विचलन कहा जाता है ना। इसलिए इसको अर्ध चतुर्थांश भी कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थ नहीं अर्ध। मतलब हमें क्या चाहिए, Q3 चाहिए और Q1 चाहिए अपॉन 2 करना है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे Q1 निकाल लिया, Q1 भैया हमारा 12 था, Q3 हमारा था 23। तो 23-12/2, 23-12 कटोगे तो कितना आ जाएगा, 11/2, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थांश विचलन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी एक परिभाषा एडवर्ड डब्ल्यू मिनियम ने भी दी है कि चतुर्थांश विचलन को प्रथम और तृतीय चतुर्थांश बिंदुओं के बीच की दूरी के आधे के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्होंने क्या किया है, चतुर्थांश विचलन को किस प्रकार से परिभाषित किया है कि ये भैया प्रथम और तृतीय चतुर्थांश बिंदुओं के बीच की दूरी का आधा होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इन्होंने इसको परिभाषित किया है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो चतुर्थांश विचलन जो है वो अति के अंकों की उपस्थिति के प्रति बहुत कम संवेदनशील होता है। ठीक है, असीमित विवरण की स्थिति में चतुर्थांश विवरण केवल मात्र विचलन का माप है। जब अंक क्रम में हो या व्यवस्थित हो तभी इसकी गणना करना आसान होता है। ठीक है, हमने अभी देखा कि इनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं। ठीक है, केवल बीच के अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये एक इसकी क्या है। फिर उपयोग क्या हो जाएंगे इसके कि जब हम किसी समूह के बीच के अंकों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। ठीक है, जब केंद्रवर्ती मान माध्यांक के रूप में दिया हो, ठीक है, या फिर जब अति के अंकों का कम या ज्यादा प्रभाव हो, ठीक है, तब इसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर होता है आपका चतुर्थांश विचलन गुणांक। ठीक है, जैसे आपका प्रसार विचलन गुणांक था ऐसे ही आपका चतुर्थांश विचलन गुणांक भी होता है। ठीक है, अब चतुर्थांश विचलन गुणांक क्या होता है, यह एक निरपेक्ष मान है, मतलब जो विचलन है वो निरपेक्ष मान है, इसका सापेक्ष मान चतुर्थांश विचलन गुणांक होता है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, तो Q3 - Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 करके इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका विचलन से संबंधित थ्योरी हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लें, है ना। चलो जैसे अपन को ये पहले वाले का निकालना है ना, तो इसको अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इनका हम चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रम संख्या लिख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमने क्रम संख्या लिख ली। फिर यहाँ पे हम ये लिख ले, विचलन लिख ले, जैसे आपका हो गया 10 14। अच्छा अब देखो मैंने आपको बताया था कि आरोही क्रम में लिखना, तो आरोही क्रम में ही चालू करते हैं ना। 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13 तो है नहीं है, तो आ जाएगा 14, 14 के बाद 16 आ जाएगा आपका, 16 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 20 और 20 के बाद आ जाएगा 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 26 और, ठीक है, चलो
अब देखो, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो Q1 और Q2 निकालने के लिए यूज होंगे, ठीक है ना। जो अनग्रुप डाटा है उनके लिए, ग्रुप डाटा के लिए अलग है। अनग्रुप डाटा के जैसे Q1 निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/4 नंबर का टर्म। ये याद कर लो, इसको नोट कर लो, है ना। Q3 निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 × n+1/4 नंबर का टर्म, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये टोटल कितने हैं भैया, टोटल 11 है, ये टोटल 11 आंकड़े हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमें Q1 चाहिए, क्योंकि चतुर्थांश विचलन जो है ना, क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट डेविएशन जो है वो आपका होगा Q3 - Q1/2 से। हमें सबसे पहले Q2 और Q3 और Q1 निकालना। तो Q1 के लिए मैंने आपको बताया कि n+1/4 नंबर का टर्म। n की वैल्यू 11 है, 11 + 1, 11 + 1 12, 12/4, 12, 4 × 3 12, ठीक है। तो मतलब जो तीसरे नंबर वाला है ये आपका हो गया Q1, ठीक है। फिर Q3 कैसे निकालोगे। Q3 निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा 3 × n+1/4 नंबर का टर्म। तो 3 × 11 = 12, 12/4 यानी कि 3, तो 3 × 9। तो 9th नंबर का जो टर्म होगा वो आपका Q3 हो जाएगा। देखो कौन सा है 9th नंबर वाला टर्म, ये 24, ये हो गया आपका Q3, है ना। अब बहुत इजी है भैया, कैसे क्या करना है। Q3 - Q1 यानी कि 24 माइनस क्या था ये 14/2। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 10, 10/2 यानी 5 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, क्वाड्रेंट आ गया, है ना, कि चतुर्थांश आ गया। ठीक है, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड। ये नोट कर लो, है ना। अनग्रुप डाटा के लिए Q1 निकालने का फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। क्या है अनग्रुप डाटा के लिए, n+1/4 नंबर का टर्म। Q3 निकालने का क्या है, 3 × n+1/4 नंबर का टर्म, ठीक है ना। ये आप याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका चतुर्थांश विचलन निकालो। तो अब भाई ये देखो, ये थोड़े से सम है ना। अभी जो था वो इवन नंबर था, अब सम इसका देख लो, इसका भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 4, यहाँ पे नंबरिंग दे दो पहले तो, एक सीरियल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 5 11 13 14 3 8 और 16, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे तो देखो, एक मिनट रुको, ये भैया पहले तो इनको क्रम से लिख लो। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13 और फिर आएगा 14 और फिर लास्ट में आ जाएगा 2। ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले Q1 निकालना अपने को। तो Q1 निकालने के लिए वही चीज, n+1/4। ये हो गया कितना, 6, नहीं ये टोटल 8 है ना, 8 + 1/2, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9/2, 9/2 यानी कि 4.5, ये हो गया 9/2। ये आपका Q1 है। इसको ऐसे ही Q1 नहीं लिखेंगे। अब देखो 9/4वां पद, यानी सॉरी 9/4 है ये, सॉरी 2 नहीं है, ये चौथा पद है ना। तो ये 9/4वां पद जो होगा वो Q1 होगा। अब 9/4 यानी कि 2.25। अब 2.25 को हम क्या करते हैं भैया, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक हो गया आपका 2वां पद और प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0.25वां
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, ये तो भैया सीधा सीधा है, दोमा पद यानी कि 4, यहाँ पे 4 लिख दो। यहाँ थोड़ी सी खपड़ मंजन है। क्या खपड़ मंजन है, तो देखो मतलब कि ये जो 0.25 है ना, मतलब ये दोमा पद आ रहा है ना, तो इसके बाद के दो टर्म ले लो लगातार, 2 और 3, इनके बीच का जो अंतर होगा 1। ये दो जो है ना, 2 और 3, इनके बीच का जो अंतर होगा 1, उससे हमें क्या करना है, इसको इंटू करना है। तो ये हो गया 0.25 × 1, फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क वही है। तो ये हो गया आपका 4.25। ठीक है, ये आपका आ जाएगा Q1। Q2 कैसे निकालोगे, तो Q2 नहीं Q3। तो ये 3 वो कितना आया था, 9/4 था ना शायद। तो 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको कितना होगा आपका, 36 होगा, है ना। तो 36 आ जाएगा। तो देखो कैसे, 36, 36 काय को यार, 3 × n+1/4 निकालना ना। 3 ये कितना होगा, ये 8/4, सॉरी 9/4, 9×3 = 27, 27/4 हो गया। तो 4 × 1 = 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने पे इसको कितना आएगा, 6.75 आएगा शायद, है ना। 7.5 शायद क्या आएगा ही। ठीक है, तो ये छठवां पद प्लस 7.75वां पद। तब देखो सबसे पहले इसको देख लो भैया, तो ये जो 6वां पद कहाँ गया, ये 6। 13 और 14, 13 और 14 के बीच में 1 का अंतर है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 0.75। तो छठवां पद क्या है, 13। 13.75 आ गया ये। ठीक है, अब अपन निकाल देंगे Q3 - Q1/2। तो 13.75 माइनस क्या था वो, 4.25/2, कितना बचा ये 0, 5 50, माइनस 13 में से 4 गई तो 9, 5 9 4 13, 10 ठीक है। तो ये 9/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4.7। ये आपका क्वाड्रेंट निकल गया। आ गई बात समझ में। तो सम वालों को कैसे निकालेंगे और विषम वालों को कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं ये जो वर्गीकृत मतलब अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक है, जिनमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है, उनके लिए कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो देखो, तो इनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी गई ना, यहाँ से हम CS निकालते हैं। CS निकालना सबको बनता होगा, 4 का 4, 7 × 4 = 11, 11 और 26, 34, 41 और 43। ये और इनका सम सेम आता हमेशा, ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के लिए हम जानते हैं कि Q3 - Q1/2 निकालना है। तो पहले हम इन सब चीज़ों को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें करना है अपना वही जो करते आए हैं, मतलब कि n+1/2, 1/4 सॉरी, ये जो Q1 है उसके लिए। तो n+1/n की वैल्यू कितनी है, 43, 43 + 1/4 यानी कि 44/4 यानी 11वां, 11वां पद जो होगा वो आपका Q1 होगा। अब यहाँ 11वां पद कैसे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तब देखो 11वां पद डिसाइड करने के लिए कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी देखो 11 कहाँ है, ये है,
है ना। इसका जो प्राप्तांक 20 है, तो यानी Q1 की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे Q3 को। Q3 निकालने के लिए 3 इंटू 11 ही कर दो डायरेक्ट, है ना, तो 33 हो गया ये। मतलब ऐसे किया ना, 3 इंटू n+1/4, तो ये इसकी वैल्यू तो हमें 11 पता है ना, तो 11 इंटू 3 तो 33 हो गया। अब 33वां पद देखना है हमें, देखो कहाँ आएगा 33वां पद। 26 से आगे और क्या कहलाते हैं आपका, 36 से पहले, 26 से आगे और 36 से पहले, तो ये जो 33वां पद है, ठीक है, और ये 33 नहीं होंगे, यहाँ पे 34 होंगे, ये देख लेना, ये गलत है शायद, ये 34 है। ये क्या है, 34 है, तो 34 में आएगा तो ये हो गया आपका 40, ये हो गया Q3। तो अब इनको घटा दो, 40 माइनस 20 यानी कि 20/2, 20/2 जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 20/2 जब करोगे भैया तो वो आपका वो आ जाएगा ना, चतुर्थांश आ जाएगा, है ना। 10 जो है वो आपका क्वाड्रेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलो अब अपन देखते हैं सबसे बड़ा। इसके लिए अपन देखेंगे अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए थोड़े से फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, ये Q1 और Q2 के, ये नोट कर लो। Q1 के लिए लिखो L1 प्लस N/4 इंटू CF बटे F1 इंटू H, माध्यिका वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। Q3 के लिखो L3 प्लस 3n/H माइनस CF3 अपॉन F3 इंटू H। ठीक है, ये देख लेना, दोनों फॉर्मूले नोट कर लो आप। ठीक है, कर लिया नोट, आगे चलें, चलो। ठीक है, अब क्या करना अपने को, सबसे पहले तो वही काम है जो मेन काम है, CF निकालना। अच्छा, इनको भी तो समझ लो। देखो Q1 जो है, Q1 के लिए, Q1 और Q2 का अलग अलग फॉर्मूला देखो। Q1 के लिए मैंने आपको बताया है कि L1 प्लस N/4 माइनस CF1 अपॉन F1 इंटू H। ठीक है, तो हमारा जो H है ना वो वर्ग माप है, L जो है वो लोअर सीमा है, निम्न सीमा, N तो आपको पता ही है, और CF जो है वो जो आपका चतुर्थांश विचलन वर्ग होगा ना, उसके पहले की बारंबारता होगी। ठीक है, F जो होगी वो चतुर्थांश वर्ग की बारंबारता होगी, H जो होगी वो वर्ग माप होगी। यहाँ लिख लो, F जो है क्वाड्रेंट के ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी, और ये क्वाड्रेंट वर्ग की फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, और H वर्ग माप। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करें, चलो देखो जल्दी से। सबसे पहले CF निकाल लें, क्या होगी CF, CF हो जाएगी 5 का 5, 5, 13, 25, 40, 60, 74, 86। ठीक है, ये हो गई अपनी CF। खुश, अब हमें लगाना है फॉर्मूले, तो चलो लगाते हैं फॉर्मूले। पहला उद्देश्य हमारा क्या है, Q1 निकालना।
Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो 1 मिनट दो मुझे। एन की वैल्यू कितनी है, 86 है ना। एन की वैल्यू कितनी है, 86 है। तो देखो हम, तो एन की वैल्यू हो गई अपनी 86, तो 86/4 करो जरा, 86/4 तो हो गया 21.5। तो ये हो गया अपना N/4। अब देखो Q1 का फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला कितना है, Q1 का फॉर्मूला कहता है भैया L1 प्लस N/4 माइनस CF1/F1 ठीक है। तो हम इनको डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 21.5, ठीक है। 21.5 कहाँ बिलोंग करेगा, देखो ये जो है आपका 13 तक है, 13 के बाद वाला जो है वो है 21.5, यहाँ बिलोंग करेगा। तो यानी ये आपका हो गया चतुर्थांश वर्ग। अब ये चतुर्थांश वर्ग है तो ये इसकी लोअर सीमा ये होगी L1। अब इसके बीच की माप क्या हो जाएगी, H यानी कि 10। ये हो जाएगी फ्रिक्वेंसी F1 और ये हो जाएगी CF1, ठीक है। सारी चीजें मिल गई, फॉर्मूले में मान रखो, आंसर आ जाएगा, मतलब कि Q1 निकल के आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अपनी 30 थी, प्लस N/4 यानी कि 21.5 माइनस CF कितनी है 13/12 और इनटू में कितना आ जाएगा 10, ठीक। इसको हम करेंगे सॉल्व अब। तो देखो ये हो गया आपका 30 प्लस 21 13, ये घटा दो तो ये हो जाएगा 8.5/12 ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये 85 हो जाएगा, तो हो गया 30 प्लस 85/12। इसको इसको मतलब इसको डिवाइड कर लो पहले, तो 30.85 प्लस हो जाएगा 7.08, तो हो जाएगा 37.08। ये आपका Q1 निकल के आ गया। इसी प्रकार से Q2 निकालना, Q3 निकालना। अब देखो 21.5 अपना क्या था, N/4 था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और कर दो तो 5×3 = 15 की 5 हाथ से लगाई 1, 5×3 = 15 की 5 हाथ से लगाई 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, ये हो गया 64.5। अब देखो 64.5 कहाँ बिलोंग करने वाला है, 60 के बाद 64.5 यहाँ बिलोंग करेगा। तो ये हो गया आपका L2, ये हो गया आपका F2, ये हो गई आपकी CF2, है ना। वर्ग माप तो वो है ही, अब यहाँ रख दो फॉर्मूले में मान। तो क्या हो जाएगा आपका L2 प्लस 3N/4 माइनस CF2/F2 × H। L2 की वैल्यू कितनी है भैया, L2 अपना था 60, ये है अपना 64.5, CF भी अपना था 60 था, F2 कितना है 14 और ये 10 है। करो सॉल्व, ये हो गया 60 और ये कितने बचेंगे, घटा लो 64.5 और 60.0, 5 4, 4.14 गुणे 10, है ना। तो ये 45/14 हो जाएगा, ये है ना। 45/10 में क्या करो, ये हो जाएगा अपना 60 प्लस 45/14, तो ये निकल के आएगा यहाँ से 60 प्लस 3.21, ये हो जाएगा 63.21।
ये अपना Q3 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब आप पता है आपको कि Q3 माइनस Q1/2 कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा Q3 Q2 मतलब 63.21 माइनस 37.08/2 यानी 26.17/2, है ना। 26.17/2 कर देना, जो भी आ जाए 26.17/2, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे करना था, ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो ये हमारा क्या था, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, डेटा विश्लेषण के अंतर्गत हमने जो आपका वर्णनात्मक डेटा है, वर्णनात्मक डेटा के बारे में पढ़ा, उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में भी पढ़ा, तो हमने पढ़ा ये प्रसार और विचलन गुणांक के बारे में, ठीक है। अब जो कल हमारा जो होगा ना चैप्टर, देखो कल हमें ये तीनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, डिटेल करके निकालना पड़ रहा है डाटा को, कॉमर्स से रिलेटेड डाटा है ये, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आप टेंशन ना लें, टाइम पे खत्म खत्म करवा देंगे, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।